कैसे सभी आप सभी का मनीषोमेट्री यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 का जो पेपर चल रहे हैं उसके बारे में बातचीत है। और आज का जो पेपर है, जैसे इसका मॉक टेस्ट नंबर 1 हम लोग स्टार्ट किए थे, ये आपके लिए 3 जो एग्जाम हो रहे, एक तो एसएससी सीजीएल चालू हो चुका है आज 11 तारीख से, और 10+2 के एग्जाम्स होने वाले हैं आने वाले समय में, और लेखपाल स्टेट लेवल के एग्जाम्स भी होने वाले हैं। इन सभी एग्जाम्स को देखते हुए हम ये सीरीज जो मॉक टेस्ट वाली सीरीज चला रहे हैं आप सभी के लिए, ये बहुत ही आपके लिए लाभदायक है। आप लोग इसमें के एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करिए, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करिए। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो आप रिवाइज कर लीजिए, अगर आप पहले से नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं, तो भी आप मेरे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। MMM एजुकेशनल हब कपूरथला। अगर आपको इसका रोड मैप देखना है तो आप नगर निगम के पास पहुंचेंगे। बहुत से बच्चे बिल्कुल मेन चौराहे पे कोचिंग नहीं है, जो मेन मार्केट है कोचिंग की वहाँ पर नहीं है। कोचिंग मार्केट से कुछ हट के है, बिल्कुल गुरुकुल की तरह चलती है, जहाँ पर बिल्कुल एटमॉस्फेयर बिल्कुल शांत रहता है। शांत एटमॉस्फेयर में ही पढ़ाई हो पाती, इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, कोचिंग को स्टेबल किया है, ऐसी जगह स्टेबलिश किया है कि वहाँ पर अच्छे से आप पढ़ सकें। और वहाँ पर जो है एक शांत वातावरण में पढ़ाई जब होती है तो वो चीज़ें समझ में आती हैं और कोई पार्किंग की दिक्कत नहीं होती है। तो थोड़ा सा लखनऊ में कपूरथला से थोड़ा जैसे बढ़ेंगे पूर्णिया तरफ, तो तुरंत ही जो है नगर निगम के सीधे नगर निगम के पास जो है पहुँचेंगे। तो गूगल मैप पे भी डाल सकते हैं MMM एजुकेशनल हब, आप वहाँ से कोचिंग तक पहुँच सकते हैं। जिसको ऑफलाइन पढ़नी है, जो बिल्कुल बेसिक बच्चा तैयारी करना चाहता है, और जो बच्चे पहले से कोचिंग कर चुके हैं या हमसे पढ़ चुके हैं, उन सभी के लिए रिवीजन वाला सेशन चल रहा है, मॉक टेस्ट चल रहे हैं। तो पहला मॉक टेस्ट का हमने उसमें से 12 क्वेश्चंस करा दिए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसके आगे के क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, सॉरी, अब कहता है क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ो। पहले हर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करो, पहले पढ़ने के बाद उसके बारे में सोचा करो, और सोचने के बाद उस पर जो भी आपका रिएक्शन होता है, जो आप उसके बारे में कैलकुलेशन करते हैं, वो अप्लाई किया करो। ये सब प्रोसेस मात्र 30 सेकंड में होना चाहिए। मतलब जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो 30 सेकंड में इतना आपको करना है, नहीं तो आपका टाइम अगर 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है तो आपका बहुत ज़्यादा समय है, तो उसको कम करिए। अब देखिए क्या कहता है, 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष 4 महीने है। 5 नए छात्रों के आ जाने से औसत 13 वर्ष 9 महीने हो जाता है। यदि 5 नए छात्रों में सबसे छोटे छात्र की आयु 9 ईयर्स 11 मंथ है तो शेष 4 छात्रों की औसत आयु ज्ञात करो। अब देखो इंग्लिश में पढ़ सकते हो, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम है। द एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन 14 ईयर्स 4 मंथ्स 5 new students joined the class and the average becomes 13 years 9 months. The youngest among the 5 is of 9 years 11 months. Then find the average of rest 4 new students. अब देखो बच्चों, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा जो औसत का कॉन्सेप्ट है। देखो औसत कहता है कि कोई भी अगर ग्रुप है, कोई भी अगर ग्रुप है, ध्यान समझना, कोई भी अगर ग्रुप है, उस ग्रुप में से कोई जाता है या उस ग्रुप में कोई आता है, हो सकता है संख्या पर कोई इफेक्ट पड़े, हो सकता है 2 गए और 2 वापस आ गए, हो सकता है 5 गए 5 वापस आ गए, हो सकता है 1 गया कोई आया ही नहीं, हो सकता है 1 आ गया मतलब सिर्फ बढ़ गया कोई नहीं। तो ये इतनी कंडीशंस होती हैं। देखो पहली केस में अगर हम पहले केस की बात करें तो मान लो सिर्फ जाता है और आता नहीं है। तो जाने से अगर कोई गया, यहाँ सोचो कोई गया, मान लो n लोग हैं, कितने लोग हैं, n लोग हैं, इसमें से कोई एक बंदा गया तो कितने बचे, n-1। अब जो औसत होगा इन पर इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मान लो जाने से औसत घट गया, जाने से औसत क्या हो गया, घट गया। किसी के जाने से अगर औसत घटता है तो समझ जाना कि जाने वाले का जो मान है, चाहे वो उसकी एज हो, चाहे उसका वेट हो, चाहे उसके मार्क्स हो, नंबर, उसका औसत, उसका भार, कुछ भी हो सकता है। वो क्या होता है, अगर जाने से घट रहा है, जाने से घट रहा है, थोड़ा दिमाग से सोचना आप सभी, अगर जाने से घट रहा है मतलब ये हुआ कि उसकी वैल्यू ज़्यादा थी, किससे, औसत से। जैसे मान लो जाने से औसत घट गया मतलब डाउन हो गया, जैसे कोई गया और आप बहुत दुखी हो गए, मीन्स ये हुआ उसकी वैल्यू आपकी नज़रों में ज़्यादा थी। किनकी, उसकी जो गया है, किसके रिस्पेक्ट में, जो बच्चे हैं,
जो आपके लाइफ में हैं, जो गया है उसकी वैल्यू ज़्यादा है जो रिमेनिंग पर्सन है, मीन्स ये हुआ कि जो एवरेज है वो डाउन हुआ, मीन्स ये हुआ कि उसका मान औसत से ज़्यादा है। जाने वाले की वजह से अगर घट रहा है तो इसका मान ज़्यादा होता है। ठीक, जाने से अगर घट रहा है, लिख लेना, जाने से अगर घटता है, जाने से अगर घटता है, पूरा लिख लो, जाने से अगर घटता है तो जाने वाले का वैल्यू औसत से ज़्यादा होता है। जाने से अगर बढ़ रहा है, जाने से अगर बढ़ रहा है मतलब कोई गया और एकदम से आप खुश हो गए, मतलब उसकी वैल्यू क्या थी, जो आपके लाइफ में रेस्ट पर्सन है उससे उसकी वैल्यू कम है। मतलब ये हुआ कि जाने वाले की वैल्यू शेष जो बचे हुए हैं उनसे क्या है, कम है, इसलिए उसको औसत से घटा देते हैं। औसत से क्या करते हैं, औसत में उसे जोड़ते हैं, उसे औसत में घटाते हैं। जो इफेक्ट आता है, इफेक्ट कैसे निकालते हैं, अब जो इफेक्ट की बात कर रहे हैं, जो प्रभाव जो होता है जो औसत में जुड़ता और घटता है, ये इफेक्ट कैसे निकलता है। देखो, इफेक्ट मतलब प्रभाव, किसी एक के जाने से, मान लो 40 लोग हैं, सपोज दैट 40 लोग हैं और कोई एक बंदा जाता है, एक बंदा माइनस हुआ और मान लो 100 ग्राम वेट घट गया, 100 ग्राम क्या हुआ, वेट घट गया, किसका, औसत 100 ग्राम घट गया। यहां हम वेट की बात कर रहे हैं, औसत 100 ग्राम घट गया, तो बेटा यहां पर कितने बचे, 39, मतलब 3.9 kg है ना, 3.9 kg औसत क्या हुआ, घट गया। सपोज डेट उस क्लास का औसत 60 kg था, तो जो गया है बंदा उसका औसत इसमें 3.9 घट जाएगा, मतलब 56.1 kg हो जाएगा। मतलब जाने वाले बंदे का वेट जो है 56.1 kg हो जाएगा। फिर समझ लो एक बार, अगर मान लो 40 विद्यार्थियों की क्लास में उनका एवरेज वेट 60 kg है, एक बंदे के चले जाने से औसत 100 ग्राम डिक्रीज कर गया, तो जाने वाले बंदे का औसत भार क्या है, या जाने वाले बंदे का भार, औसत एक ही बंदा होता है वही औसत होता है, वो इसका रियल वैल्यू होती है। अब बेटा एक चीज समझना, यहां पर अगर 40 में से एक गया, 39 बचा, और 39 पर एक पर 100 घट रहा है, तो सभी औसत क्या होता है, सभी का होता है। तो कुल 4100 ग्राम, 3900 ग्राम डाउन होगा, मीन्स ये हुआ 3.9 kg डाउन होगा। अब डाउन किस में से करेंगे, जो ओवरऑल औसत था पहले से, तो 60 में से 3.9 kg जब माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा आपका 56.1 kg। ऐसे अगर बढ़ रहा होता, ये तो घट गया, क्या हुआ, एक के जाने से क्या हुआ, 100 ग्राम औसत क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। यहां क्या था, एक बंदे के चले जाने से औसत क्या हुआ, 100 ग्राम बढ़ रहा था। ध्यान रखिएगा, यहां बढ़ने वाला है, अगर हम घटा रहे हैं तो औसत बढ़ रहा है जाने से, अगर जाने से औसत घट रहा होता तो ये प्लस हो जाता, तो इसका 63.9 kg हो जाता। ध्यान रखना, जाने से घट रहा है मतलब औसत से प्लस होगा, जाने से बढ़ रहा है औसत से माइनस होगा, आने से बढ़ रहा है औसत से प्लस होगा, आने से घट रहा है औसत से माइनस होगा। कंफ्यूज मत होना, इसको ऐसे समझो, कोई बंदा आया, ऐसे माइंड में सेट करो, शांति से सोचो कि कैसे आने से अगर औसत क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब कोई बंदा आप एकदम देखे, आप निराश हो गए, मतलब उसकी वैल्यू औसत से डाउन है। आने से आप एकदम खुश हो गए, किसी को देखा एकदम खुश हो गए, मतलब उसकी वैल्यू क्या हो गई, आपकी ओवरऑल जितने लोग हैं उससे उसकी ज़्यादा है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं। अब ये एक पर बात कर रहे थे, हो सकता है 4 हो, 5 हो, 10 हो, एक ग्रुप में लोग आ जा रहे हो, उसी पर ये क्वेश्चन पूरा है। देखो ध्यान से, इसी पर पूरा क्वेश्चन है, ध्यान समझो। तो इसको अगर हम मिनिमाइज करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा करते हैं, आप सभी ने पढ़ लिया होगा। देखो यहाँ पे, तो इसमें क्या करेंगे, ध्यान से समझना, बहुत कठिन नहीं है ना। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से, जैसे बोला है 30 हैं, तो कितने हैं, 14 ईयर और कितना है, 4 मंथ है, सभी को दिख रहा होगा, 14 ईयर और 4 मंथ इसका औसत है। कितना है, 14 ईयर और 4 मंथ। क्लियर है ना। अब देखो, अगर हम लोग बात करें कितना है, 14 ईयर 4 मंथ। अब देखो यहां, अगर जो है 5 बंदे हैं, 5 बंदों के आने से औसत घट गया, 13 वर्ष 9 महीना हो गया। अब बताओ 13 वर्ष 9 मंथ कितना डिफरेंस हुआ, ये 7 मंथ का डिफरेंस हुआ। कितना हुआ, 7 मंथ का डिफरेंस हुआ। एक चीज बच्चा बताओ, अगर 5 लोग आते हैं, आने से 7 मंथ घट गया, मतलब इन 5 का जो औसत होगा वो बताओ सोच करके कि औसत से प्लस होगा कि
माइनस होगा। तो 5 के आने से औसत घट रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी वैल्यू जो होगी औसत से क्या होगी, औसत से क्या होगी, औसत से डाउन होगी। कितनी डाउन हो जाएगी, 5 पे कितना है, 5 पर 7 मंथ है, 5 पे कितना है, 5 पर 7 मंथ हैं कितने बेटा, 35 हो जाएंगे। अब पहले कितने थे, 30, 5 और हो गए, कितने हो गए, 35। अब 35 पे कितना हो गया, 49 मंथ हो गया। अब 49 मंथ क्या होगा, घट जाएगा, किसमें से, जो औसत था पहले से। तो 49 मतलब 4 साल 1 महीना, तो इसमें बचेगा आपका 10 वर्ष। इसमें कितना, 4 साल 1 महीना, तो 10 वर्ष 3 माह बचेगा। ये कह सकते हो इसको 10 वर्ष 3 माह हो गया। अब देखो एक बंदा है, अब कुल देखोगे, अगर इसका ये औसत हुआ, अगर इसका सम देखोगे कि योगफल कितना हुआ, तो सम हो जाएगा 10 चौक 40, और यहाँ कितना, कितने लोग हैं, 5, 5 तियाँ 15, और ये 40 हुआ, तो कुल कितना सम कितना हुआ, इसका सम हुआ जाके आपका 10, 5 लोग हैं 50 साल, ये 5 लोगों का औसत है बेटा। तो 10 बचे 50 साल और 5 तिया 15, तो 50 51 साल, 51 साल और 5 तिया 15 महीना, 12 3 15, 3 मंथ हो गया, 3 माह। इसमें से घटा दो एक बंदे का 9 साल 11 महीने, है ना। तो 9 साल 11 महीने जब घटा देंगे कितना बचेगा, तो 12 3 15 में 11 गया 4 होगा यहाँ, ठीक। यहाँ कितना बचेगा, 1 साल ले लो, 12 3 15 में 11 गया 4, और यहाँ तुम्हारा बचा 50, 41 वर्ष, कितना आएगा यहाँ से, 41 वर्ष 4 माह। ये क्या आया, ये जो 41 वर्ष 4 माह आया, ये आया तुम्हारा कितने बंदों का, ये 4 बंदों का आया, जो बचे हैं 4। अब हमें इसका औसत चाहिए, तो क्या करेंगे, 41 + 4 ये मंथ है, बटा 4 यहाँ से डिवाइड करोगे 10 वर्ष आएगा, यहाँ से 1 वर्ष मतलब 12 महीने, 12 4 16, 4 4 मंथ, तो दैट्स 10 ईयर 4 मंथ, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या करोगे, फिर से समझो। सबसे पहले अब देखो इसको पेपर में कैसे करना चाहिए आपको, मेरी बात ध्यान सुनना। 14 साल 4 महीना औसत है, 5 नए बंदों के आने से 13 वर्ष 9 महीना हो गया, 7 महीना घट गया, तो 5 पे 7, तो 35 पे 49 महीने हो जाएगा, मतलब 4 साल 1 महीना। इसमें 4 साल 1 महीना घटा दो, 10 वर्ष कितना, 4 साल, तो 10 वर्ष कितना आएगा, 3 माह हो जाएगा। 10 वर्ष 3 माह ये औसत है, 5 लोगों का है, तो अगर योगफल चाहिए इसको 5 से हम गुणा कर देंगे, तो 50 और 15 माह, 15 माह 12 माह 12 मंथ में 1 साल होता है, तो 51 साल 3 महीना हो गया। तो 51 साल 3 महीने में से एक बंदे की 9 साल 11 महीना हटा देंगे, तो बचेगा 41 साल 4 महीना। तो 41 साल 4 महीना कितने का है, 4 लोगों का है, 41 ईयर 4 मंथ। अब 4 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा 10 वर्ष 4 महीना। चलो बात करते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन है आपका, ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, और ये इस तरह का सवाल खूब आता है पेपर में। थोड़ा सा मैं आपको इसका बेसिक समझाना चाहता हूँ। देखो पढ़ लो, पेपर में हो सकता है आपके सीजल के पेपर अभी होने वाले हैं, उनमें मिल जाए सवाल, या 10+2 के होने वाले, गारंटी है मेरी आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। देखो क्या गारंटी है मेरी, मैंने कहा ना गारंटी है मेरी। अगर मान लो ये कहता है क्वेश्चन, ध्यान समझना, अगर मान लो ट्रिग्नोमेट्री में 3 फंक्शन होते हैं, अगर तुम्हारा साइन थीटा, पॉइंट नंबर 1 याद कर लो, साइन थीटा प्लस माइनस अगर कॉस थीटा बराबर पी दिया है, कोई नंबर दिया है, तो अगर हमसे साइन थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा कभी भी पूछ ले, तो इसको ध्यान रखना सदैव 2 - p², कभी जिंदगी में ना भूलना, एक सवाल इसमें मिलेगा तुम्हें। दूसरा, अगर कभी भी साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 होता है, तो साइन की पावर n थीटा, कभी भी पूछे साइन की पावर n मतलब एनी नंबर होगा, n क्या होगा, इंटीजर एनी नंबर होगा, एनी नेचुरल नंबर, इवन हो चाहे ऑड हो, n इवन भी हो सकता है और n ऑड भी हो सकता है, तब भी आंसर 2 आता है। उसके बाद साइन नहीं सबके पे होता है, अगर आपका सेक थीटा बोल दे, साइन थीटा प्लस कॉसेक है, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा ये बराबर भी 2 दिया है, तो भी अगर सेक की पावर n थीटा प्लस कॉस की पावर n थीटा दे, तो भी इसका मान 2 ही होता है। इसकी n कोई भी नंबर हो सकता है, n इवन भी हो सकता है और n ऑड भी हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा, अगर आपका सामने tan थीटा प्लस कॉट थीटा इजिकल टू 2 दिया है, तो भी tan की पावर n थीटा प्लस कॉट की पावर n थीटा, तो भी 2 होता है। इस पर भी आप याद कर लेना 3 पॉइंट्स ये। आगे देखो,
अब 3 पॉइंट्स ये वाले, अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा ये 1 होता है तो 1/1 प्लस साइन की पावर n थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉसेक की पावर n थीटा ये भी बराबर 1 होता है। n कुछ भी हो सकता है, n इज एनी नंबर, ठीक। उसके बाद अगर जैसे ये होता है वैसे ही tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है तो 1/tan की पावर 1 प्लस tan की पावर n थीटा, ये पूरा ऐसे है ना, प्लस 1/1 प्लस कॉट की पावर n थीटा ये भी 1 होता है। तीसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट अगर यहीं पर आपका cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, चूंकि ये होता है देयरफॉर, ये सब ये सिंस है, चूँ होता है देयरफॉर, ये होता है देयरफॉर, है ना, तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस कॉस की पावर n थीटा प्लस 1/1 प्लस सेक की पावर n थीटा बराबर भी 1 होता है। इतने स्टेटमेंट आपको ये याद होने चाहिए, और एक और याद कर लो, हो सकता है आपका एसएससी में मिल जाए, a साइन थीटा, ध्यान रखना, प्लस माइनस b कॉस थीटा बराबर c है। अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर होता है तो ये राइट एंगल को फॉलो करता है, ये थीटा होता है, ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। कोई भी मान पूछेगा इस पर लगा देना, कुछ भी पूछिए आप इस पर लगा देना, आपको क्वेश्चन एग्जैक्ट मिल जाएगा। और लिख लो, अगर मान लो 3 पॉइंट और लिख लो, अगर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, इसको याद कर लो, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ऐसे याद कर लो। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा भी याद कर लो, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा याद कर लो आप, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये 3 याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये तो सीडीएस में पूछा था, अभी जो कल पेपर हुआ है इसी पर क्वेश्चन आया था सीडीएस में, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए, तो पढ़ना ही पढ़ना है सब ये, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन किस पे था, बहुत ध्यान समझना, ये क्वेश्चन था तो समझ गए होगे। चूंकि इसका मल्टीप्लाई हम सब जानते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, चूंकि ऐसा होता है देयरफॉर, ये देयरफॉर इसका आंसर भी क्या होगा 1। यहाँ 2 नहीं, यहाँ 200 भी होता तो भी आंसर 1 होता, यहाँ 2000 भी होता तो भी आंसर 1 होता, यहाँ कोई भी 2 की जगह पे कुछ भी लिखा होता, आंसर कितना होता 1 ही होता बेटा, है ना। चलो ये सब याद कर लेना, पूरे जितने फॉर्मूले लिख दिए फटाफट देख लेना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो अब ये क्वेश्चन देखो सामने है, ये भी अच्छा सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री का ही सवाल है। देखो कुछ मान याद कर लो, ट्रिग्नोमेट्रिक मान याद कर लो कुछ, ये तो 45-60 हैं। देखो जैसे मान लो एक याद कर लिया करो, जैसे साइन का है, साइन थीटा है, तो थीटा में मान लो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 है, 60 है और 90 है। एक याद कर लो, तो 1 2 3 4 तक गिनती लिख ली, 1 2 0 1 2 3 और 4 तक गिनती लिख लिया करो, और सबको 4 से भाग करके रूट लगा लिया करो। यही इसका सबसे अच्छा तरीका होता है, सबका रूट लगा लो। तो रूट लगा लोगे तो इसका मान कितना आएगा 0, इसका मान आएगा 1/2, ये साइन 30 का मान हो गया, इसका मान 1/√2, इसका मान हो गया √3/2, इसका इतना मान अपने दिमाग में रखो, इतना मान अपने दिमाग में रखो। और एक चीज़ याद रखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो साइन होता है, साइन थीटा और जो कॉस थीटा होता है, ये 0 डिग्री से अगर 90 डिग्री के बीच में बात करें तो 0 से 45 तक, 0 से 45 तक, 45 पे दोनों बराबर होते हैं। 45 डिग्री पर ध्यान रखना साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, क्लियर। लेकिन अगर उसके पहले बात करें, 0 से 45 बात करें, तो साइन थीटा का मान क्या होता है तुम्हारा छोटा होता है, कॉस थीटा का मान क्या होता है बड़ा होता है। यहाँ पर ये साइन, यहाँ पर क्या होता है साइन थीटा लेस देन होता है कॉस थीटा, बट आगे क्या होता है कॉस थीटा लेस होता है साइन थीटा के। आगे कॉस साइन बड़ा होता है और पीछे 0 से 45 तक कॉस बड़ा होता है। चलो ये सब ठीक हो गया। अब देखो
अब tan स्क्वायर 45 की बात कर रहा है। अब मान लो आपको नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, साइन याद है आपको, जो साइन होता है वही कॉस होता है। बस ये याद रखो tan थीटा जो होता है ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, इतना आपको याद करना पड़ेगा, है ना। ये तो 1/√2 1/√2 tan 45 का मान 1 हो गया, तो यहां से हो गया ये 3। देखो मैं लिख रहा हूं पूरा कितना आंसर हो गया यहां से, ये हो गया 3। बात समझ गए। उसके बाद माइनस क्या होगा, उसके बाद माइनस, कलर आपको दिख नहीं रहा होगा हो सकता है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो ये 3 हो गया, फिर हो गया माइनस। अब साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, तो स्क्वायर करोगे 3 कितना हो जाएगा, अब 4 हो जाएगा, ठीक। फिर माइनस 1/2 कॉट स्क्वायर 30। अब कॉट 30 में क्या होगा, कॉस 30 होता है, कॉट होता है कॉस बटा साइन, इसका उल्टा होता है, अभी कॉट लिखा था ना उल्टा, तो इसका कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, इसको ध्यान रखना सभी। तो कॉस का मान कितना हो, कॉस 30, तो कॉस 30 होता है तुम्हारा, साइन 60 होगा, जो कॉस 30 होगा, तो √3/2 तो मतलब √3 हो गया, स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 1/2 इंटू √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, है ना, और प्लस 1/8 इंटू सेक 45 √2 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये 3/2, ये 3/4, ये 3। तो पूरा जब हल करोगे इसे, टोटल हल कर लो इसको, तो यहाँ कितना आएगा 3, और 3/2 में से फटेगा 3/2 बचेगा प्लस का, प्लस में से ये जाएगा 6 में 3 गया 3/2 प्लस का बचेगा, यहाँ से देखो हल कर रहे हैं। अब यहाँ कितना है 4, 1/4 है, तो प्लस का 1/4 या माइनस का 3/4, तो माइनस का 2/4 बचेगा, मतलब माइनस का 1/2 बचेगा। तो यहाँ माइनस का 1/2, 3/2, 2/2 मतलब 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप इसको, है ना, अच्छे से देखो। अभी एलजेब्रा क्या कहता है, एलजेब्रा का सवाल इस तरह का खूब बनता है। देखो एलजेब्रा के कुछ मैं लिख दे रहा हूं, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ पॉइंट्स लिख दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला याद कर लो कि a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ये क्या होता है, इस पे सवाल बहुत पूछ रहा है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, क्लियर। दूसरा याद कर लो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, अगर माइनस लगा है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर तो बराबर 4ab होता है, क्या होता है 4ab। तीसरा अगर a प्लस 1/a बराबर 2 है तो ध्यान रखना a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ सॉरी p ले लो, p अगर p है तो p स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। चौथा अगर यहाँ से a माइनस 1/a बराबर p है तो हो जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 2। उसके बाद पांचवा पॉइंट, a माइनस 1/a का पावर 3 अगर है, ये निकाला, इसका सूत्र होता है a क्यूब, इसको थोड़ा देखो, अगर a माइनस a बराबर p है तो ध्यान रखना सदैव क्या होगा, क्यूब में ही पूछेगा, माइनस में ही होता है, ये किस में होता है, ये माइनस में ही होता है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा a क्यूब, तो यहाँ पर p है ना, तो हो जाएगा p क्यूब प्लस 3p हो जाता है, p क्यूब प्लस 3p। अगर यहाँ से 6 पॉइंट है, अगर a प्लस 1/a बराबर p है तो इम्प्लाइज डैट अगर a क्यूब प्लस 1/a क्यूब पूछता है तो p क्यूब माइनस 3p हो जाता है। अगर छठा पॉइंट है, सातवां पॉइंट है, अगर आपसे a प्लस b प्लस c का होल ऑफ स्क्वायर पूछता है तो ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab इंटू बी सी और ca होता है, ये याद कर लो पूरा। उसके बाद ये 6-7 पॉइंट हो गए। 8वां पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर मान लो यहाँ से ये क्यूब पूछ ले, a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ क्यूब पूछ ले तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और प्लस 6abc प्लस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस 3bc इंटू बी प्लस सी प्लस 3ca इंटू सी प्लस a, ये पूरा सूत्र होता है। तो इतने फार्मूले होते हैं, इन सबको याद कर लो, और से फार्मूले होते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। लिखा है a प्लस 1/a माइनस 2। देखो क्वेश्चन है a प्लस 1/a माइनस 2 इज इक्वल टू 4। हमसे पूछा है a माइनस 2 का स्क्वायर
क्या पूछा है, हमसे पूछा है a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपान a माइनस 2 का। अब देखो ये सवाल किस टाइप का है, तो पहले तो जो पूछा है वैसा इसका स्टेटमेंट बना लो, तो दोनों तरफ 2 माइनस कर दो, इसको एज इट इज लिख लो ऐसे, इसको इसमें 2 माइनस करके लिख लो, तो a माइनस 2 ये तुम्हारा प्लस 1 अपान a माइनस 2 इजिकल टू 2 ही बचेगा। अब देखो इसका स्क्वायर कहाँ है, तो स्क्वायर कहाँ है, तो 2 का स्क्वायर माइनस कितना 2, तो भी 2 ही रहेगा। कितना आंसर रहेगा इसका 2 ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत कठिन नहीं लगा होगा। अब देखो अगर हम बात करें और क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं, अब देखो अगर कभी लिखा है x प्लस ए, इस रूप में सवाल है x प्लस बी और x प्लस सी, कोई बराबर पूछ लेता है, कभी यहाँ कोई नंबर दे देता है एकदम से, है ना, तो ये कभी पूछता है तो होता है x क्यूब ब्रैकेट में यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस a प्लस बी प्लस सी, ये x स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स प्लस ए बी सी। इसको याद रखिएगा पूरा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको जरूर याद रखिए।